नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप और मैं हूं निखिल। आज एक खबर आई कि भारत सरकार ने बच्चों में इस्तेमाल के लिए कोवैक्सीन टीके को अनुमति दे दी है। खबर है कि ये टीका 2 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को लगाया जा सकेगा। बच्चों के टीकों का पहले ही बहुत इंतजार चल रहा था। हमारे पास अब तक के कितने टीके हैं जो बच्चों को लगाए जा सकते हैं, अभी जिस अनुमति की बात चल रही है वो कहां तक के पहुंची है और आपके बच्चों को टीका कब से मिल सकता है, इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे हम दिन की बड़ी खबर में। लेकिन पहले पेश है आपके लिए हमारी खास पेशकश, क्या हाल है यूपी का, ये छोटा सा हिस्सा। 34 है। आपने तो बहुत अच्छे गिन लिया। आपको पहाड़े भी आते हैं? बढ़िया बेटा। आप यहाँ 5वीं क्लास में पढ़ते हो, रोज आते हो स्कूल? खाना मिलता है? आज क्या मिला खाने में? दाल और रोटी मिली। तो आपको यहाँ का खाना ज्यादा अच्छा लगता है कि घर का? यहाँ का भी अच्छा। जब बताओ, जब रागनी ऐसे इनकी बहन जी जितनी बड़ी हो जाएगी तो फिर क्या कुछ काम करोगी? क्या काम करोगी बताओ? रोटी पानी करोगी, पढ़े हुए भी। और जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर कुछ नहीं करोगी। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी आपके पापा क्या करते हैं बेटा? खेत में काम करते हैं। क्या काम करते हैं खेत में? सब्जी करते हैं। कौन कौन सी सब्जी करते हैं? थोड़ा जोर से बोलो। बैंगन, मूली, तुरैया, सब। क्या हिसाब बिक रहा है तुमको पता है? रेट पता है अभी कि नहीं? तुम कभी जाती हो खेत में, मदद करती हो उनकी? बढ़िया, ठीक है, बैठो जाके जाओ। तो ये 5वीं क्लास का रिवीजन चल रहा है। इसको क्या आप बता रही थी? प्रेरणा पोर्टल पे ये कार्यपत्र अपलोड किए गए हैं। प्रेरणा पोर्टल आप दिखा सकती हैं? क्या ऐप होती है कोई? जी हमारा प्रेरणा पोर्टल पे ही चल रहा है। एडमिशन का ऐप दिखाइए जरा बहन जी। हाँ, इससे चलो गूगल पे। आपके विद्यालय में बड़ी सुंदर वो बनी हुई है, पेंटिंग वगैरह है। सरस्वती देवी, राष्ट्रगान। तुम लोग हिंदी पढ़ लेते हो? अच्छा, खड़े हो जरा। आ जाओ। चेन बंद कर लो। खराब तो नहीं हो गई? फेल हो गई? कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, हमको ये पढ़ के बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? बाल अधिकार पढ़ो जरा। हाँ, इसके नीचे ये क्या लिखा हुआ है बताओ? इधर आओ, यहां से पढ़ना। अच्छा, ये वाला वाक्य पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? ये पढ़ सकते हो? क्या नाम है बेटा आपका? आशीष। आप 5वीं क्लास में पढ़ते हो? हाँ, इसको पढ़ सकते हो? क्या लिखा हुआ है? नहीं पढ़ पा रहे हो? चलो कोई बात नहीं। हाँ, ये कम आते हैं, बीमार आते हैं। आप बच्चे इधर आओ। एक सेकंड। कोई बात नहीं, आपके उसमें दोष नहीं है, बच्चों के। ये क्या लिखा हुआ? पढ़ सकते हो? घबराओ नहीं। हाँ, पढ़ो। क्या नाम है आपका? आनंद। पढ़ो। बच्चों के विद्यालय आने के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण बाधा नहीं। अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, शाबाश। बैठ जाओ। तो ये तो बड़ा फर्क नजर आ रहा है। मतलब 5वीं क्लास के बच्चे हैं, एक बच्चा इल्ला भी नहीं पढ़ पा रहा, दूसरे ने फटाक से पढ़ दिया। सर, इसीलिए इनको ये कार्यक्रम चलाया गया है कि ये बच्चे भी पढ़ने लगे। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं वो बच्चे भी पढ़ने लगे। जैसे ये कार्यपत्र दिए हैं हमारे मिशन प्रेरणा के, ये कार्यपत्र दिए हुए हैं सर, वहीं से आ रहे हैं। ये वहीं से ही आ रहे हैं। ये डे बाई डे इस तरीके से। कक्षा 5 के हैं। पर ये तो एक बात बताइए बहन जी, ये तो बड़ी मुश्किल है कि मतलब 5वीं में अगर 2 बच्चों में या लर्निंग में इतना गैप है। मतलब 5वीं, मतलब मैं खुद भी 5वीं में पढ़ा हूँ, तो 5वीं मतलब तीसरी से हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं मिला के हैं। ये दीदी क्या खाना बनाती है? यहाँ पे क्या करती है? अगर इस रिपोर्ट को आप पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए यूट्यूब चैनल ललन टॉप यूपी पर। वहां आपको सौरभ द्विवेदी पूछते मिलेंगे क्या हाल है यूपी। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हमारी पूरी कवरेज आपको मिलेगी और मिलेंगे मज़ेदार व्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना भी चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं lt.chunav@gmail.com पे। आप चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से है। हिंसा में मारे गए किसानों और पत्रकार को श्रद्धांजलि देने के लिए आज आखिरी अरदास का कार्यक्रम रखा गया। अंतिम अरदास कहा जाता है। घटना के 10 दिन बाद उसी तिकुनिया गांव में अंतिम अरदास का कार्यक्रम हुआ,
जहां हिंसा हुई थी। इसमें यूपी, पंजाब और हरियाणा से आए किसान नेताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय नेता जुटे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी आखिरी अरदास में शरीक हुए। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को मंच पर मौका नहीं दिया गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी नहीं होती और उन्हें पद से नहीं हटाया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो रेड कारपेट गिरफ्तारी है वही लड़के की, गुलदस्ते के साथ में पूछताछ हो रही, मंत्री का इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी और फिर रिमांड पे इनको दोनों बापू बेटाओं को लो, तो फिर अपने गैंग के सदस्यों के नाम बताएंगे, वहां से इस आंदोलन का खुलासा होगा। किसानों की हत्या मामले में पुलिस ने आज शेखर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। शेखर थार के पीछे चल रही फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार था। इसी गाड़ी में मौजूद अंकित दास और ड्राइवर लतीफ ने भी सरेंडर के लिए अर्जी लगाई है। दूसरी सुर्खी दिल्ली से है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लक्ष्मीनगर इलाके से एक आतंकी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वैसे फिलहाल अगर इसे गिरफ्तार ही किया गया तो इसे संदिग्ध कहा जाना चाहिए। AK-47 और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी की बात भी पुलिस ने बताई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स पाकिस्तान के नरोवल जिले का रहने वाला है। पुलिस को और क्या जानकारी मिली, सुनिए स्पेशल सेल के DCP को। ये पाकिस्तानी नेशनल है मोहम्मद अरशद, जो इंडिया में अहमद नूरी अहमद के नाम से रह रहा था और इसने अपनी जो फ्रंट आईडी बनाई हुई थी वो एक पीर मौलाना के नाम से, जो कि कुरान की पवित्र आयतें पढ़ के लोगों को ट्रीट करता है, स्पिरिचुअली ट्रीट करता है, उस तरह की बनाई हुई थी। और ये पास्ट में भी जो उसकी इनिशियल बातचीत से इंट्रोगेशन से पता चला है कि ये पास्ट में भी कई टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है और इसके इंस्टेंस पे जो वेपन्स की रिकवरी हुई है AK-47 हैंड ग्रेनेड वगैरह की, उससे एक मेजर टेरर स्ट्राइक अवर्ट हो गई है। सर, पाक नेशनल था ये, तो किस तरह से, और स्लीपर सेल काफी मेंबर रहा है, एक्टिव रहा है, तो किस तरह से इसका पूरा टच में था ये पाकिस्तान ISI का एक हैंडलर था जिसका कोड नेम नासिर है, जिसने इसको रिक्रूट किया था और उससे ये टच में था और उसी से इसको टास्किंग मिल रही थी। सर, काफी समय से ये यहाँ पर अलग अलग जगहों पे रह रहा था, कितने सालों से ये यहाँ पर? देखिए, स्लीपर सेल यही होते हैं कि एक नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं, आसपास के लोगों को पता भी नहीं होता उनके बारे में कि वो एक स्लीपर सेल है। इसने शादी भी की थी, वाइफ भी छोड़ दी शादी करके, तो ये सब उसी लिए था। टारगेट इसके टारगेट के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज था, हमने इनिशियल स्टेज पे इसको बस्ट कर दिया है। तीसरी सुर्खी कश्मीर से है। कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या के बाद सुरक्षा एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। घाटी में सिर्फ 30 घंटों में 5 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर्स हुए। मंगलवार को सिर्फ 12 घंटे में पुलिस ने 5 आतंकियों को मारने का दावा किया। शोपियां जिले के इमाम साहब में हुए एनकाउंटर में 3 संदिग्ध आतंकी मारे गए। तीनों TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के गुट से जुटे बताए जा रहे हैं। इनमें से एक मुख्तार शाह ने श्रीनगर में गोलगप्पे वाले की हत्या की थी, पुलिस का ऐसा दावा है। इससे पहले बांदीपुरा इलाके में एक एनकाउंटर में पुलिस ने TRF से जुड़े आतंकी इम्तियाज़ अहमद डार को मारने का दावा किया। पुलिस का कहना है कि इम्तियाज़ अहमद भी हाल में हुई आम नागरिकों की हत्या में शामिल था। आज खबर यह भी आई कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने कश्मीर में 17 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। आतंकियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर यह छापेमारी हुई। 2 दिन पहले भी NIA ने कश्मीर में छापेमारी के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। कश्मीर में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की हालिया घटनाओं के बाद बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित परिवार घाटी छोड़कर आ गए हैं। हालांकि अब भी कई कश्मीरी पंडित परिवार कश्मीर में रह रहे हैं। हमारे साथी सुरेश और अमितेश श्रीनगर गए और कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टिक्कू से बात की। इस इंटरव्यू का एक हिस्सा हम आपको सुनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप यही बताइए कि क्या वो 90 के दशक से अभी तुलना होनी चाहिए, अभी जो चीज़ें हो रही? क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। 90 में जिस हिसाब से चुन चुन के कश्मीरी पंडितों को मारा गया, उसके बाद उसी दौर में चुन चुन के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स थे उनको मारा गया। तो और जो स्कूल में हुआ, जैसे आज की डेट में जो स्कूल में हुआ, तो वो हमें याद दिलाता है 1990, ठीक है। अब आज 1990 में सोशल नेटवर्किंग नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, फोन्स नहीं थे, ठीक है। तो अगर वो समय यह होता तो हो सकता था कि इतनी किलिंग्स भी नहीं होती और कश्मीरी पंडित यहीं पे रहते। लेकिन जिस हिसाब से कश्मीरी पंडितों को धड़ाधड़ मारा गया, काटा गया, और मैंने कहा कि उसके साथ साथ पॉलिटिकल वर्कर्स को भी, मुस्लिम पॉलिटिकल वर्कर्स को, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जहाँ पे
अगर मेजॉरिटी मुस्लिम है, माइनॉरिटी हिंदू है या सिख है, अगर उस माइनॉरिटी में एक भी किलिंग होती है मेजॉरिटी की तरफ से, ये नेशनल कुदरती एक फिनोमेना होता है कि माइनॉरिटी सारी डर में आ जाती है। तो वही डर आज की डेट में जितनी भी माइनॉरिटीज़ है कश्मीर में, सब डरे हुए हैं। अब हमें कैसे, मुझे क्यों लग रहा है 90 वापस आ गया, वो समझने की कोशिश कीजिए। 90 में इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी तो 3 ही किलिंग्स हुई है, ठीक है। 90 में एक दिन में 50 किलिंग्स हुई है कश्मीरी पंडितों की, पूरे कश्मीर में। एक दिन की बात मैं कर रहा हूँ, एक दिन में 50 किलिंग हुई है। हमारे पास डाटा है जो हमने बहुत मेहनत करके कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्यों लग रहा है कि 90 वापस आ रहा है मेरे एज जैसे के लोगों के। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो छुपी मेजॉरिटी ने उस समय धारण की थी, वही छुपी आज के डेट में भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 90 वापस, कहीं ना कहीं पे 90 वापस आ रहा है। अगर पूरा इंटरव्यू आप सुनना चाहते हैं तो आपको ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाना होगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चौथी सुर्खी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ चुनिंदा लोग अपने रवैये से मानवाधिकार के नाम पर देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन तब होता है जब उन्हें राजनीतिक लाभ और हानि के चश्मे से देखा जाता है। ये चयनात्मक व्यवहार हमारे लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है। कार्यक्रम में मौजूद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्र ने भी बाहरी ताकतों के इशारे पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाने का ट्रेंड शुरू होने की बात कही। जस्टिस मिश्र ने कहा कि मानवाधिकार रक्षकों को आतंकवाद और राजनीतिक हिंसा की कड़ी निंदा करनी चाहिए। हमारे देश में सर्वधर्म समभाव है। मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाने की सबको स्वतंत्रता है, जबकि कई अन्य देशों में ऐसी स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है। मानव ही मानवता के विनाश के लिए आमादा है। 20वीं सदी में विश्व राजनीतिक हिंसा के कारण लगभग 12 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। यह दुर्भाग्य है कि देश विदेश में राजनीतिक हिंसा आज भी समाप्त नहीं हुई है। निर्दोष व्यक्तियों के हत्यारों को गौरवान्वित नहीं किया जा सकता है। ऐसे छद्म आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी कहना अनुचित है। समाज सेवी संस्थाओं व मानवाधिकार संरक्षकों, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को राजनीतिक हिंसा व आतंकवाद की घोर निंदा करनी चाहिए। इस संबंध में उदासीनता फंडामेंटलिज्म को जन्म देती है और इतिहास हमें इसके लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। समय आ गया है जब हम डटकर इसका प्रतिरोध करें। कम से कम इस हिंसा के विरुद्ध आवाज उठानी ही होगी। आखिरी सुर्खी बीकानेर से है। बीकानेर की पॉक्सो कोर्ट ने आज नाबालिग दलित छात्रा के दुष्कर्म मामले में दोषी पीटीआई विजेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि कॉलेज प्रिंसिपल और वार्डन को 6-6 साल की सजा हुई है। 28 मार्च 2016 को नाबालिग दलित छात्रा का शव छात्रावास की कुंडी में मिला। 17 वर्षीय छात्रा कन्या शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान, ये संस्थान का नाम है, यहाँ पढ़ाई कर रही थी। वो बेहद प्रतिभाशाली छात्र थीं। उनके बनाए एक चित्र के लिए राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें सम्मानित भी किया था। छात्रावास की कुंडी में शव मिला तो संस्थान ने इसे आत्महत्या का मामला बताया, लेकिन छात्रा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी ने फ़ोन पर बताया था कि उसके साथ रेप हुआ है और उसे डर लग रहा है, उसकी जान जा सकती है, ये भी बेटी ने कहा था। उन्होंने पीटीआई विजेंद्र पर बेटी के रेप का आरोप लगाया।
साथ ही उन्होंने संस्थान के लोगों पर छात्रा की हत्या करने और लाश कुंडी में फेंकने का आरोप भी लगाया। शुरुआत में पुलिस पर कायदे से जांच न करने के आरोप लगे, विरोध प्रदर्शन शुरू हुए तो बाद में मामला राजस्थान की विधानसभा में भी उठा, जिसके बाद जयपुर से मानवाधिकार संगठन की टीम नोखा पहुंची। अब 5 साल बाद इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुर्खियों के बाद अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। कोरोना महामारी की शुरुआत में ही वैज्ञानिकों ने चेता दिया था कि इस बला का एक ही इलाज है, टीका। दुनिया भर के वैज्ञानिक काम में जुट गए, अलग अलग रास्तों से टीके का सफर शुरू हुआ, लेकिन पहुंचना सभी को एक ही जगह था, पूरी आबादी को संक्रमण से सुरक्षा दिलाना। ये तय करना कि वायरस के संपर्क में लोग आएं तब भी उन्हें बीमारी ना हो, अगर हो तो उनकी तबीयत न बिगड़े, और अगर बिगड़े तो सामान्य इलाज से ही वो ठीक हो सकें। अब तक दुनिया भर में जितने टीके बने हैं, पूर्व में या पश्चिम में, उन सब ने इस लक्ष्य को कमोबेश प्राप्त किया है। महामारी की शुरुआत में ही एक और चीज़ हमने देखी, वो ये कि संक्रमण से ज़्यादा खतरा वयस्कों या बुजुर्गों का था। इसीलिए दुनिया में ज़्यादातर जगह जब जब क्रमबद्ध तरीके से लॉकडाउन्स लगाए गए, स्कूल सबसे आखिर में बंद हुए, और जब लॉकडाउन्स खोले गए तब सबसे पहले शुरू किए गए। भारत में ज़रूर इसका उल्टा हुआ, लेकिन यहाँ के विशेषज्ञों ने भी उम्र के आधार पर संक्रमण के इस पैटर्न में विश्वास दिखाया। इसीलिए जब आम लोगों के लिए टीका आया तो सबसे पहले 60 से ऊपर की उम्र के लोगों को लगा, इसके बाद 45 से ऊपर के लोगों को लगा, और फिर आखिर में नंबर आया वयस्कों का, सादे वाले 18 से ऊपर। इस स्कीम से बच्चे ज़रूर बाहर थे शुरुआत में, लेकिन 21 जून को जब सरकार ने टीकाकरण की नई नीति लागू की, तभी कह दिया था कि साल के आखिर तक टीकों का उत्पादन ऐसे स्तर पर पहुंच जाएगा जहां उन समूहों को भी टीका दिया जाएगा जिन्हें अभी शामिल नहीं किया गया। सरकार इसी भाषा में बात करती है, घुमा फिरा के। सादी भाषा में इसका मतलब यही था कि बच्चों का नंबर आएगा, लेकिन बाद में आएगा। अब बच्चों को टीका देने की तरफ भारत एक और कदम बढ़ाता दिख रहा है। आज सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन माने CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके को आपात अनुमति देने का फैसला कर दिया है। दर्शक जानते ही हैं कि CDSCO भारत में दवाओं और मेडिकल उपकरणों को मंजूरी देने का काम करता है। एपेक्स बॉडी है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का दफ्तर इसी संस्थान का हिस्सा है, और यहीं से इनकी ही परमिशन मिलने के बाद भारत में किसी दवा को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस मंजूरी के लिए ज़रूरी है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंसा। वो एडवाइस करते हैं, सिफारिश करते हैं। तो बच्चों के लिए कोवैक्सीन के मामले में हाथी निकल गया है, बस पूंछ बाकी है। ये भी संभव है कि जब आप ये बुलेटिन देख रहे हो मंजूरी मिल जाए, या फिर बहुत जल्द मिल जाए। ये जानकारी है कि मिलने ही वाली है। कोवैक्सीन का टीका 2 साल से 18 साल तक के बच्चों को दिया जा सकेगा। ये अच्छी खबर है कि बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, लेकिन कोवैक्सीन से पहले भी भारत में बच्चों के लिए एक टीका मौजूद है। इसे बनाया है जाइडस कैडिला ने और नाम है ZyCoV-D। ये टीका 12 से 17 साल के बच्चों के लिए है और इसे 20 अगस्त को अनुमति दी गई थी। बच्चों को बड़ा पसंद भी आएगा क्योंकि इसमें सुई नहीं लगानी पड़ती है। ZyCoV-D को भारत में ही बनाया गया है, जाइडस नाम की कंपनी है गुजरात की। सुई नहीं लगती है इसमें, लेकिन डोजेस 3 होती हैं। मान लीजिए आज आपने टीका लिया, तब आपको 28वें दिन दूसरी डोज लेनी होगी और 56वें दिन तीसरी डोज लेनी होगी। ZyCoV-D भारत सरकार द्वारा चलाए गए टीकाकरण कार्यक्रम में 20 अक्टूबर से शामिल हो सकता है। 75% उत्पादन जाएगा केंद्र सरकार के पास, जो पहले भी पॉलिसी थी, जो इससे राज्यों को आवंटित करेगी, और 25% टीके निजी अस्पतालों को दिए जाएंगे। सरकारी टीकाकरण केंद्रों में टीका मुफ्त ही रहेगा पहले की तरह। निजी अस्पताल इसके लिए ज़रूर एक तय फीस ले सकेंगे। खबर है कि जाइडस ने 1900 रुपये के दाम का प्रस्ताव रखा है, लेकिन सरकार ने कीमत पर अंतिम फैसला नहीं लिया है, मोल भाव चल रहा है। भारत बायोटेक और जाइडस के अलावा सीरम इंस्टीट्यूट भी बच्चों के लिए अपने टीके को अनुमति दिलाने में लगा है। इसका नाम होगा कोवावैक्स। एक चौथी कंपनी है बायोलॉजिकल ई, ये भी बच्चों के लिए टीके को अनुमति मिलने का इंतजार कर रही है। बायोलॉजिकल ई और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों अभी अप्रूवल प्रोसेस के अलग अलग चरणों में हैं, जिनमें एप्लीकेशन, टेस्टिंग वगैरह शामिल हैं। तो अब भारत के पास बच्चों के लिए टीके तो हैं, इंतजार है बस सरकार द्वारा गाइडलाइंस सार्वजनिक करने का। भारत में किसी भी तरह के टीकाकरण कार्यक्रम पर अंतिम निर्णय होता है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI का। यहाँ कोविड-19 स्टैंडिंग कमेटी है जो गाइडलाइन बनाकर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 यानी NAGVEC को देती है। ये गाइडलाइन फिर बाद में आगे पब्लिक करते हैं। ये माना जा रहा है कि बच्चों को भी टीका चरणबद्ध तरीके से ही दिया जाएगा। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि बच्चों के कुछ समूहों को प्राथमिकता मिल सकती है।
टीकों का महत्व वहाँ ज़्यादा है जहाँ ये कहा जा रहा है कि स्कूल तभी पूरी क्षमता से चल पाएंगे बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ में, जब टीचर्स के साथ साथ बच्चे भी पूरी तरह वैक्सीनेटेड होंगे। अगर उसी दिशा में सरकार कदम उठाने वाली है तो ये टीकाकरण बच्चों के स्कूलों में लौटने को लेकर के बहुत अहम कदम हो सकता है। आज दोपहर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि कोवैक्सीन टीके के बच्चों में आपात इस्तेमाल की अनुमति फिलहाल नहीं मिली है, इसकी अनुमति पर विशेषज्ञ विचार कर रहे हैं। इससे कुछ कंफ्यूजन हुआ कि अनुमति मिली है या नहीं मिली, तो बुरी बात यह है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने टीके की अनुशंसा कर दी है, ये बात सही है, लेकिन ये अनुशंसा अभी गई है ड्रग कंट्रोलर के पास और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के दफ्तर द्वारा इस अनुशंसा पर लिए फैसले का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। टीके का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब ड्रग कंट्रोलर इस बाबत एक आधिकारिक अनुमति दे दें, लेकिन इतनी बात सभी मान रहे हैं कि अंतिम अनुमति में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। चलते सरकार के एक फैसले की और बात कर लेते हैं। कोरोना मामलों में गिरावट के बाद सरकार ने घरेलू उड़ान क्षमता पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। नागरिक विमानन मंत्रालय के मुताबिक 18 अक्टूबर से घरेलू व्यावसायिक उड़ानों में यात्रियों की क्षमता पर लगी पाबंदियां हटा ली जाएंगी, यानी कि उड़ानों का संचालन पूरी क्षमता के साथ किया जा सकेगा। हालांकि इस रियायत के साथ साथ सरकार ने यात्रियों से कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। बड़ी खबर में बस इतना ही। अब बारी है कू की राय की। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या किसी पोल के जरिए उनका रुझान जुटाने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल था कि क्या आप 200 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना चाहेंगे? जवाब हाँ में दिया है 52% लोगों ने, ना में दिया है 48% लोगों ने। हमने आज ये सवाल क्यों किया, इसका जवाब अगर आप खोजना चाहते हैं तो आपको कू पर हमारे पोल पे जाना होगा और आप उसके नीचे कमेंट्स अगर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ट्रिक कहाँ काम की और कहाँ नहीं। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो कर सकते हैं। पोल के नतीजे हम दी ललन टॉप शो में इसी तरह दिखाते रहेंगे। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ आप कू करके बता सकते हैं, उससे भी दी ललन टॉप शो में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दी ललन टॉप।